ऐसे ही का नाम ये कंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। आज हमने किन खबरों को चुना है इस शो में डिस्कशन के लिए। शुरुआत करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने की तैयारियों पर। बैंकों ने आरबीआई को सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव हैं, कितने बढ़े हैं ऑनलाइन फ्रॉड, ये जानेंगे आप इस खबर में। फर्टिलाइजर कंपनियां कर रही थी क्या धोखाधड़ी, सरकार ने सख्ती की है, धोखाधड़ी सामने आई है। क्या धोखाधड़ी थी ये जानेंगे। क्या वापस लौटेंगे स्टार्टअप फंडिंग के अच्छे दिन? अभी तो अच्छे दिन नहीं है, कभी थे। क्या वो वापस लौटेंगे ये जानेंगे। गो फर्स्ट को एनसीएलटी से राहत या बढ़ी आफत? एनसीएलटी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कुछ आफत भी बढ़ रही है कंपनी पर। क्या कुछ हुआ गो फर्स्ट में बीते 24 घंटों में, ये जानेंगे। अदानी ग्रुप की कंपनियां हुई ईएसजी लिस्ट से बाहर। आपको याद होगा हमने विस्तार से इकोनॉमिकम में एक बार चर्चा की थी और अब उसके असर दिखने लगे हैं। अदानी समूह की 3 कंपनियों को एक लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसे देखकर निवेशक निवेश करते थे। ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर निवेश घटेगा इन कंपनियों पे। और दिन की सबसे बड़ी खबर आज पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता तो है ही, लेकिन पाकिस्तान का आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। कितने गहरे संकट में फंसा पाकिस्तान, ये जानेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत ऑनलाइन फ्रॉड की खबर के साथ। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय करने के लिए भारतीय बैंकों ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। फ्रेमवर्क की जानकारी बैंकों ने आरबीआई के सामने सौंपी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान औसतन 55,653 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कम से कम एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन पाया गया। 21-22 के दौरान औसतन 59,000 ट्रांजैक्शन में कम से कम एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन पाया गया। ट्रांजैक्शन कम हुए, फ्रॉड निकला, यानी कि फ्रॉड के ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। इनको रोकने के लिए बैंकों ने उपाय सुझाए हैं। सर, क्या उपाय सुझाए हैं? शुभम, रिजर्व बैंक ने प्रमुख बैंकों के साथ एक सिस्टम बनाने पर बातचीत शुरू की थी, जिसे हम मनी सेंट्रल में पहले बता चुके हैं। इस सिस्टम का नाम दक्ष है, जिसके जरिए ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड्स का दायरा कितना बड़ा है शुभम ने आपको बताया। तो बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच बातचीत का पहला चरण पूरा हुआ है और बैंकों की तरफ से जो सुझाव दिए गए वो काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण हैं और रेडिकल हैं। अगर हम कहें, बैंकों ने 3 तरीके के महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव बैंकों का ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड की जो रिपोर्टिंग है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए और जहां भी फ्रॉड रिपोर्ट होता है जिस स्तर पर, उसे तत्काल बेहद तेजी से पूरे बैंकिंग सिस्टम को सूचित किया जाए। उसमें बैंकिंग सिस्टम भी अब अकेले शामिल नहीं है, उसमें पेमेंट एग्रीगेटर्स भी शामिल हैं, उसमें मोबाइल वॉलेट वाले भी शामिल हैं, उसमें पेमेंट गेटवेज भी शामिल हैं। इस सारे नेटवर्क के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर कहीं एक फ्रॉड रिपोर्ट होता है तो फ्रॉड सब जगह सूचना के तौर पर बांटा जा सके, जो बात आरबीआई भी कहता रहा। कैसे संभव होगा? मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बड़ा नेटवर्क और उसकी तैयारी करनी होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो बैंकों ने अपने सुझाव में कहा है, जिसके बारे में बैंकों ने अनुमति मांगी है आरबीआई से, कि जैसे ही कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए उससे जुड़े हुए सारे ट्रांजैक्शंस पर एक तरीके की रोक लगाने की व्यवस्था बनाई जाए। यानी डाउन द लाइन अगर किसी एक अकाउंट से कोई फ्रॉड हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां उनको सबको फैलाकर उस फ्रॉड से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन रोके जाएं। बड़ा फैसला है, आरबीआई और बैंकों को मिलकर इस मामले पर फैसला करना होगा कि क्या ये संभव है कि जो उससे जुड़े हुए बाकी ट्रांजैक्शंस हैं वो रोके जा सके या उस अकाउंट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस रोके जा सके। और तीसरा और महत्वपूर्ण सुझाव काफ़ी रेडिकल है। इसमें बैंकों ने यह कहा है कि जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं उन्हें कासा नियमों के तहत ट्रांजैक्शन लिमिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। यानी कोई अकाउंट आज नया खुला और उसमें अचानक बड़े ट्रांजैक्शंस होने लगे, इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यानी उसमें तय किया जाए कि उसमें एक दिन में 20,000, 50,000, 1 लाख लिमिट नहीं तय किया बैंकों ने, पर बैंकों ने बताया कि जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, क्योंकि जो फ्रॉड की एनालिसिस आ रही है आरबीआई से, वो दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा फ्रॉड्स नए अकाउंट के जरिए हो रहे हैं। पुराने अकाउंट्स के डेटा अवेलेबल हैं, तो ऐसा हो रहा है कि फ्रॉड करने वाले लोग एक नया अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करा के लाते हैं और फिर उस पैसा निकाल कर उसे बंद कर देते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में रिजर्व बैंक के पास एक प्रस्ताव गया है। आने वाले समय में ऐसा लगता है जैसे कि इसमें से कुछ सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी, जिसके कारण फ्रॉड रोकने में शायद थोड़ी मदद मिले। सरकार ने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में जांच अभियान शुरू किया था। गैर कृषि कार्यों के लिए सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग से सरकार को नुकसान हो रहा है। पिछले 6 माह में फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड ने 15 राज्यों में 370 इकाइयों का औचक निरीक्षण किया, अचानक छापा मार दिया। उल्लंघन करने वाली 112 उत्पादन इकाइयों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। स्क्वाड ने सब्सिडी वाले उर्वरक के दुरुपयोग मामले में 30 एफआईआर भी दर्ज कराई हैं। सर, किस तरीके का नेक्सस था, क्या फ्रॉड कर रहे थे?
एग्रीकल्चर को जो खेती के लिए जो यूरिया और डीएपी और बाकी फर्टिलाइजर दी जाती है वो सब्सिडी पर दी जाती है, हमें पता है। और इसमें जो इस्तेमाल होने वाला अमोनिया या फास्फेट या पोटाश है, इनका उपयोग अन्य रासायनिक उद्योगों में भी होता है। ऐसा पाया जा रहा था कि भारत के पूरे नेटवर्क के भीतर कई जगह ये सस्ती खाद एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में या बाकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए ली जा रही है। और इसके लिए सरकार ने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया था। 30 अलग अलग जगह रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें 70,000 किलो के आसपास के बैग्स, 70,000 बैग्स के आसपास इस तरीके के फर्टिलाइजर का डाइवर्जन पाया गया था। इसके अलावा नकली फर्टिलाइजर के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज और कीमतों को देखते हुए आ रहे हैं। इन दोनों के लिए सरकार एक सघन अभियान चला रही है। भारतीय स्टार्टअप में फंडिंग लगातार कम हो रही है और साथ में स्टार्टअप की डील्स में भी कमी होती दिख रही है। वीसी सर्कल एज की रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल के दौरान देश भर में कुल 58 स्टार्टअप डील्स हुई। ये मासिक आंकड़ा 9 साल में सबसे कम है। सर, क्या बता रहे हैं आंकड़े, क्या हैं आंकड़े, और फंडिंग क्या लौटेगी वापस स्टार्टअप में? 2021 के बाद से 2021 सबसे, अगर हम आंकड़े करीब से देखें तो 2021 सबसे महत्वपूर्ण साल था, जब हमने 131 फंडिंग्स देखी थी और 3 बिलियन के आसपास की फंडिंग हुई थी। इसके बाद बहुत तेज़ी से स्टार्टअप के पूरे बाजार में एक तरह से मंदी आ गई। इसको बेयर मार्केट कह सकते हैं। बेयर मार्केट इस्टेब्लिश हो गया और अब फंडिंग क्रंच काफ़ी बड़ा हो रहा है। 2 तरीके के काम स्टार्टअप स्पेस में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें स्टार्टअप से मिलने वाली नौकरियों में या उसमें कमी दिख रही है और नई नौकरियाँ तो नहीं आ रही। पहली चीज तो ये कि स्टार्टअप की में सेकंड लेवल की और थर्ड लेवल की फंडिंग्स नहीं आ रही हैं। जिन स्टार्टअप्स के आपस पहले लेवल की सीड लेवल की फंडिंग है वो तो उपलब्ध है, पर दूसरे स्तर की फंडिंग नहीं मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन गिर रहे हैं, यानी जो चलते हुए स्टार्टअप हैं, जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनकी भी मुनाफे की संभावनाओं को लेकर निवेशक बहुत आश्वस्त नहीं है। हमने कल आपको बताया था कि स्विगी का वैल्यूएशन कितनी तेजी से कट किया गया। इससे पहले बायजूस के वैल्यूएशन में काफ़ी कटौती की गई। अब जब बाजार की दिग्गज कंपनियों के वैल्यूएशन घट रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जो छोटी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन नहीं, यानी अगर किसी स्टार्टअप की कीमत 100 रुपए थी तो अब निवेशक उसकी कीमत 100 नहीं मान रहे हैं, उसकी कीमत 60, 50, 40 मान रहे हैं और उस आधार पर उसे पैसा देना चाह रहे हैं। इसलिए भी आपको स्टार्टअप फंडिंग का जो आंकड़ा ओवरऑल हमको जो पूरा आंकड़ा मिलता है उसमें कमी दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में भारत के कई सारे स्टार्टअप्स ने इस फंडिंग खत्म होने के बाद ले ऑफ शुरू किए हैं। मीशो में जैसे 251 लोगों कर्मचारियों को अभी हाल में ही निकाला गया। तो अगर ये फंडिंग का क्रंच या फंडिंग का विंटर जिसे कहें, ये बराबर बना रहेगा तो हमें आने वाले कुछ महीनों में भारत में स्टार्टअप कंपनियों में और तेज छंटनी दिखाई देगी। ग्लोबल मार्केट में कोयले की कीमतों में आई गिरावट की वजह से देश की दिग्गज कोयला कंपनी कोल इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्लोबल मार्केट में सस्ते कोयले की वजह से कोल इंडिया को अपनी कोयला खदानों की नीलामी करने में दिक्कत हो सकती है। कोल इंडिया की कमाई पहले ही कम हो रही है। मार्च तिमाही के नतीजे आए, नतीजे बताते हैं कि कंपनी का मुनाफा घटकर 5,528 करोड़ रुपए रह गया है, जो दिसंबर तिमाही के दौरान 7,719 करोड़ रुपए था। सर, कितनी घट गई ग्लोबल मार्केट में कीमतें और क्या चुनौतियां हैं कोल इंडिया के सामने? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही। पिछला साल कोयले के बाजार में बिल्कुल दूसरा था, पर इस साल के बाजार में 5 से 7% से लेकर 10% तक की कीमतों में गिरावट हुई है। कोल इंडिया के मुनाफे में तो कमी आई ही है। कोल इंडिया ने सरकार पर यह भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत दे। खासतौर से उस समय यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही जब कोल इंडिया के रेवेन्यूज पर असर पड़ रहा है, प्रॉफिट पर भी असर पड़ रहा है और बाजार में बिजली की कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसलिए सरकार के लिए दुविधा है कि कोल इंडिया को अपनी कीमतों में बढ़ोतरी के लिए, कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत दे या नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कोयले के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण हमें दिख रही है वो भारत में खदानों के निजीकरण को लेकर है। अभी हाल में ही सरकार ने एक और राउंड के खदानों की निजीकरण की बोलियां मांगी हैं, जिसमें पूरे देश में कोल इंडिया ने जो माइंस खोज रखी हैं उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। ये कोयला निकालकर बिजली कंपनी और बाकी जगह बेचा जाएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जब कोयले की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी हुई हैं तो कंपनियां कोयले में उद्योग में निवेश करके खदानें खरीदने के लिए आगे आएंगी, इस पर शक है। और एक और शक इस बात को लेकर भी ज़्यादा है क्योंकि पूरी दुनिया में पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ सतर्कता ज़्यादा बढ़ी हुई है और कंपनियों को निवेश के लिए महंगी कीमत पर कर्ज मिलता है। जैसी कंपनियां जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती हैं, जिसमें कोयला महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थिति में भारत में कोयला खदानों में नए निवेश की संभावनाओं पर थोड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है कोयले की कीमतों में गिरावट के कारण। अब बात करते हैं संकट में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट की। बीते 24 घंटे
में गोफस्ट से जुड़ी 4-5 बड़ी खबरें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी से कुछ देर पहले आई एनसीएलटी से। संकट में फंसी एयरलाइंस गोफस्ट को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से राहत मिली है। एनसीएलटी ने दिवालिया होने के लिए गोफस्ट की याचिका को मंजूर कर लिया गया, यानी कि मान लिया कि ठीक है आप दिवालिया हो गए। साथ में एनसीएलटी ने एयरलाइंस के बोर्ड को भी भंग कर दिया है। दिवालिया प्रक्रिया के लिए अभिलाष लाल को नियुक्त किया गया है। दिवालिया प्रक्रिया के लिए गोफस्ट को 5 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है और साथ में यह कहा गया है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को निकाला ना जाए। इस बीच गोफस्ट की तरफ से क्या कहा गया? ये कहा गया कि 19 मई तक सभी उड़ानें रद्द हैं। जिन यात्रियों ने टिकट बुक कराया है उनका सारा पैसा कंपनी लौटाएगी। गोफस्ट को कर्ज देने वाले बैंक भी कंपनी के इंसॉल्वेंसी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि गो एयर का हाल जेट एयरवेज जैसा ना हो जाए, जहां तगड़ा चपत बैंकों को लगी थी, उनका सारा पैसा फंस गया था। इस बीच एक खबर और आई। खबर ये आई कि गोफस्ट के जो एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज अभी जमीन पर खड़े हैं, उनको दूसरी कंपनियां नज़र लगा रही हैं। वो चाह रही हैं कि ये खड़े एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट किसी काम के नहीं है, तो इनसे बातचीत शुरू करके क्यों ना हम ले लें। एक तरफ हमने आपको बताया था कि जो एजेंट्स हैं वो भी खड़े हुए हैं, बहुत तमाम लेनदार कंपनी के पास अपना पैसा लेने आ रहे हैं। एनसीएलटी से राहत मिली, ये बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर कि एयरक्राफ्ट जो खड़े हैं उनके लिए दूसरी कंपनियां नज़र गड़ा रही हैं कि ये हमको मिल जाएं। आगे बात पार्किंग लॉट्स की भी होगी, आगे बात एयरक्राफ्ट की भी होगी। सर, एनसीएलटी से राहत मानी जाए तो अब आगे होगा क्या? जब भी किसी कंपनी को शुभम एनसीएलटी से बैंक्रप्सी प्रक्रिया के तहत बैंक्रप्सी में स्वीकार कर लिया जाता है तो 2-3 बड़े बदलाव होते हैं, और जिसके कारण इसे गोफस्ट के लिए राहत माना जा रहा है। गोफस्ट के भविष्य को लेकर बने हुए सवाल और भी बने हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम समझें कि एनसीएलटी के डिसीजन से गोफस्ट के ऊपर क्या असर होने वाला है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ये मामला उलझा हुआ था। फैसला एनसीएलटी की अदालत ने पहले ही कर लिया था। पहली चीज़ तो ये गुणात्मक रूप से ये अपने तरीके का पहला मामला है क्वालिटेटिवली बैंक्रप्सी का भारत में, जिसमें एक कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है, जिसने कर्ज चुकाने में कोई चूक नहीं की, कर्ज अभी भी चुकाया जा रहा है उसके बाद भी कंपनी ने अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर किया है और बैंक्रप्सी के साथ वो अदालत में गई और वहां से उसे बैंक्रप्सी स्वीकार कर ली गई। चलती हुई कंपनी बैंक्रप्ट हो गई एविएशन सेक्टर में। इस प्रक्रिया के तहत कंपनी को 3 बड़े फायदे होते हैं, जिनमें 3 बड़ी राहत होती है कि जैसे ही बैंक्रप्सी प्रक्रिया में किसी कंपनी को दिवालिया स्वीकार कर लिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, जितने भी बकायेदार हैं उनकी वसूलियां रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल उन वसूलियों को रोकने की इजाज़त मिल जाती है। पूरी की पूरी पेशबंदी शुभम वाडिया समूह की यही थी कि बैंक्रप्सी कोर्ट में अगर स्वीकार कर लिया जाएगा तो बैंक, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एजेंट्स, इनकी सबकी वसूलियाँ रुक जाएंगी। तो फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में इसके बाद अभी तत्काल कोई बड़ा लेनदार गोफस्ट के दरवाजे पर पहुंचकर अपने पैसे की वसूली नहीं करेगा जब तक कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ है जो क्वालिटेटिवली किसी दूसरे और कारोबार से अलग है, वो है एसेट्स को बचाने का। यहाँ एक बड़ा पेचदार परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि एविएशन कंपनी की सबसे बड़ी एसेट्स उसके जहाज होते हैं, चाहे भले उसने लीज पे रखे हों या उसके अपने जहाज हों जिनका उड़ता रहना ज़रूरी है। दूसरी उनकी एसेट्स पार्किंग लॉट होती हैं जो उन्हें रेगुलेटर्स देते हैं हवाई अड्डों पर, और तीसरी उन्हें बहुत सारे बुकिंग की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये 3 महत्वपूर्ण एसेट्स हैं। इन्हें बचाने के मामले में अभी साफ साफ एनसीएलटी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन गोफस्ट इस कोशिश में होगी कि वो इसको बचा लिया जाए। ये मौजूदा परिस्थिति है। इस परिस्थिति के बाद अब ये मामला गोफस्ट के लिए तो राहत वाला है, लेकिन एयरलाइंस के भविष्य के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारी पेचीदगियां लेके सामने आया है। सर, अब बकायेदार कैसे डील करेंगे? बैंक हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण थी शुभ बकायेदारों की दृष्टि से कि बैंकर्स ने भी रिजोल्यूशन के इंसॉल्वेंसी का समर्थन किया, और उन्होंने समर्थन क्यों किया उसकी वजह ये कि बैंकर्स को इससे पहले जेट एयरवेज में वो अपने हाथ जला चुके हैं। जेट एयरवेज में उनका अधिकांश पैसा डूब गया और बड़े हेयरकट लेने पड़े। तो बकायेदारों को पता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब है, कंपनी इंजन सप्लायर को पैसा नहीं दे पा रही है, और इसलिए शायद बैंकर्स ने इंसॉल्वेंसी में जाने की कोशिश इसलिए की कि जो भी है उपलब्ध वो बकायेदारी के तौर पर मिल जाए। पर यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है, क्योंकि ये कंपनी इंसॉल्वेंट डिफॉल्ट होने के कारण नहीं हुई है, और इस बात के भी संकेत बाजार को मिल रहे हैं कि वाडिया समूह इस कंपनी को दोबारा चलाने में इंटरेस्टेड है। दोबारा चलाने में इंटरेस्टेड का मतलब है कि 11,000 करोड़ की बकायेदारी में से कुछ बकायेदारी का हिट ले लेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और बाकी लोग, और बचे हुए कर्ज को वापस चुकाने की जिम्मेदारी लेते हुए वाडिया समूह एयरलाइंस को दोबारा चला लेगा। तो बैंकों को उम्मीद है कि अगर बाकी कर्जों में कुछ रियायत देनी भी पड़ी और वाडिया समूह ने दोबारा एयरलाइंस चलाना शुरू कर दिया, तो चूंकि कंपनी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया है कर्ज चुकाने
चुकाने की परिस्थिति बनी हुई है तो उनका कर्ज वापस लौट सकता है। तो इसलिए ये पेशबंदी कहीं ना कहीं वाडिया समूह और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेंडर्स के बीच में जो क्रेडिटर्स हैं उनकी मिलीजुली कोशिश लगती है, और इसलिए एनसीएलटी से में इन क्रेडिटर्स की तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वाडिया समूह के साथ किसी तरीके की सहमति बना ली है। परिस्थिति बाद में स्पष्ट होगी, अभी ये खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन लेंडर्स की तरफ से संकेत दिया गया। अब बची दो और हिस्सों की, उनका भविष्य थोड़ा मुश्किल में है। जैसे 900 करोड़ रुपए के आसपास की बकायदारी एजेंट्स की है, वो पैसा कैसे मिलेगा? वो इस बैंक्रप्सी प्रोसेस के बाद रुक जाएगा क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का पैसा कैसे मिलेगा, वो दूसरी बड़ी चुनौती है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों के मामले पर विचार किया जाए, लेकिन उनकी बकायदारियां कैसे कंपनी चुकाएगी, बड़ा हिस्सा। और तीसरा जो सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे जटिल हिस्सा है वो उन एयरक्राफ्ट्स का है जो गो फर्स्ट के पास थे, उनका क्या होगा, ये सवाल अभी क्लियर नहीं। सर क्या मानना जाए, गो फर्स्ट को क्या राहत मिलेगी फिर इससे? गो फर्स्ट को अब यहाँ से एयरक्राफ्ट वाली बात खुलकर सामने आनी है कि बैंक्रप्सी की अदालत एयरक्राफ्ट पर क्या फैसला लेती। हमें याद है कि जितने भी लीज देने वाली कंपनियां थीं उन्होंने दो काम शुरू किए हैं। उन्होंने एक तो डीजीसीए से इन जो एयरक्राफ्ट थे 38 के करीब एयरक्राफ्ट हैं उनको डी रजिस्टर करने के लिए कहा, यानी उन्हें हटाने के लिए कहा है। दूसरी चीज़ है कि आज इस तरह की भी खबरें थी कि उन्होंने अपने जहाज़ों को लीज पे देने के लिए बाकी एविएशन ऑपरेटर से बात शुरू कर दी है, इंडिगो और एयर इंडिया और विस्तारा से बात शुरू कर दी है। अब यहाँ बड़ी जद्दोजहद ये होगी कि गो एयर हर तरह से चाहती है, गो फर्स्ट चाहती है कि जहाज उसके हाथ से ना निकलें, ये बने रहें उसके पास, क्योंकि इन्हीं के बेस पर एयरलाइंस दोबारा उड़ाई जा सकेगी। और जो लीज देने वाली कंपनियां हैं उन्हें अपने जहाज वापस चाहिए ताकि इन्हें वो दूसरी जगह किराए पर दे सकें और उनसे रेवेन्यू ले सकें। ये मामला यहाँ फंसेगा। यहाँ क्या फैसला लेती है एनसीएलटी की अदालत, ये देखने वाला होगा, क्योंकि ये फैसला काफ़ी लैंडमार्क महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की प्रक्रिया है वो उसी तरह से चलेगी जैसी बाकी किसी कंपनी के मामले में चली थी। पर यहाँ ये जो फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या होगा, और अगर ये फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया तो पार्किंग लॉट भी चले जाएंगे, लाइसेंस भी जा सकता है, और जो बाकी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं गो फर्स्ट को वो भी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में फिर कंपनी को बचाकर भी इसे दोबारा चलाना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार ने यूरोप में सामान निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूरोप में आयातित सामान पर लगने वाले कार्बन टैक्स की तैयारी कर लें। यूरोप में ये टैक्स 2026 की शुरुआत से लागू होगा और उन वस्तुओं के आयात पर ज़्यादा टैक्स होगा जिनमें उत्पादन में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। क्या है सर ये कार्बन टैक्स और ये किन उद्योगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? भारत की कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती आने वाली है यूरोप में। ये टैक्स लगभग 20 से 35% के आसपास निर्यात को भारत के प्रभावित कर सकता है। यूरोप के देशों ने ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों पर एक स्पेशल कार्बन टैक्स लगाने की तैयारी की है। सरकार की तरफ से उद्योगों को ये बता दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से ये नया टैक्स लगा दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर 3-4 बड़े उद्योगों पर पड़ेगा शुभम, जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, और ये बड़े उद्योग बड़े निर्यातक भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा स्टील पर, इसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा टेक्सटाइल्स पर और इंजीनियरिंग उद्योगों पर, जहाँ पर बिजली का या कोयले से बनी हुई बिजली का इस्तेमाल होता है। दूसरी, भारत में चूँकि अधिकांश बिजली कोयले से आने वाली है तो जो कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी है वो उद्योगों पर आती है, क्योंकि उस बिजली का इस्तेमाल करते हैं। छोटे उद्योगों ने सरकार से ये अपील की है कि उन्हें इस सिस्टम से बचाया जाए, इस टैक्स से बचाया जाए, क्योंकि उनको वह इतना महंगा टैक्स देकर बाजार में अपने सामान को प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रख पाएंगे। सरकार ने इसके लिए संकेत कहा तो नहीं है, लेकिन शायद एक सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो यूरोपियन यूनियन से इस मामले पर बात करेगी कि वो किस तरह से इस टैक्स में रियायत ली जा सके। लेकिन प्रमुख कंपनियां जो भारत से निर्यात कर रही हैं उन्हें तैयारी करने के लिए करने के लिए कह दिया गया है कि उनके ऊपर इस नए टैक्स की देनदारी आएगी। अब चर्चा अदानी समूह की। अदानी और हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 सदस्यों के पैनल का गठन किया था उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस बीच खबर एक ये है कि संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली संस्था साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव यानी SBTI ने अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को पर्यावरण संबंधी मानकों पर सही नहीं उतरने के चलते लिस्ट से बाहर कर दिया। ये कंपनियां अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन है। सर पहला सवाल जांच पे। सेबी की जांच अभी चल रही है, 6 महीने का और ज़्यादा समय मांगा है, तो ये जो रिपोर्ट आई है इससे क्या कुछ पता चल सकता है?
सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट आ गई है। उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई क्योंकि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गोपनीय रिपोर्ट है। अब यहाँ देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को अडानी समूह से के मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए या निष्कर्षों के आधार पर कोई फैसले लेने के लिए कहता है या वो सेबी के रिपोर्ट का इंतजार करेगा। सेबी की रिपोर्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सेबी उन मामलों की जाँच कर रही है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए थे और उसमें सबसे भी महत्वपूर्ण वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शंस हैं, वो ओवरसीज ट्रांजेक्शंस हैं जिनके जरिए अडानी समूह के कामकाज में पारदर्शिता के गहरे सवाल उठाए गए थे। तो सेबी की रिपोर्ट शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, पर इसके अलावा भी बाकी चीज़ों पर जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट है वो बाजार में इस तरीके के उतार चढ़ावों को लेकर, निवेशकों को तेज गिरावट और से बचाने की चीज़ों को लेकर, ये सारी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट को कब इस पर फैसला करेगा या कॉल लेगा ये पता चलेगा, पर सेबी ने तो कम से कम 6 महीने का समय मांग लिया है। तो सेबी की रिपोर्ट आते आते तो इस साल अक्टूबर नवंबर तक का समय हो जाएगा। और सेबी ने यह भी कहा है कि उसे सरकार की मदद चाहिए बहुत सारी जानकारियां निकलवाने के लिए, क्योंकि अडानी समूह का कारोबार जिन देशों में था, जहां के टैक्स ज्यूरिडिक्शन में था, वहां से जानकारियां हासिल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां सूचनाओं को गोपनीय रखने की गारंटी दी जाती है। एसबीटीआई की जिस लिस्ट से सर बाहर किया गया अडानी समूह को, इसका क्या असर होगा? ये बड़ा झटका था अडानी समूह के लिए और अडानी समूह ने इसको स्वीकार भी किया और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। एसबीटीआई एक वॉचडॉग है, एक संस्था है जिसको यूनाइटेड नेशंस से समर्थन मिलता है। ये संस्था दुनिया में उन कंपनियों का आकलन करती है, उन कंपनियों की का ऑडिट करती है जिन कंपनियों में ऐसे निवेशक निवेश करते हैं जिन्हें पर्यावरण, कम्युनिटी और इसको लेकर काफ़ी फिक्र होती है। इस संस्था ने अडानी समूह की 3 कंपनियों को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है और ये माना है कि अडानी समूह ने जो निवेश जुटाया था अडानी ग्रीन के जरिए, उसका इस्तेमाल कोयला खदानों में और ऐसे कामों में किया जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता था। ESG या जिसको कि हम एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस कहते हैं, ये अडानी समूह की सबसे कमज़ोर नस है, सबसे ज़्यादा बड़ी दरार है। और इस पर एक फैसला पहले ही आ चुका है इस साल मार्च अप्रैल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, जब दुनिया के 2-3 बड़े सूचकांकों की तरफ से, इंडेक्स की तरफ से अडानी समूह पर कार्रवाई हुई थी। पर एसबीटीआई के इस फैसले के बाद अडानी समूह को जो करीब $800 मिलियन का नया लोन उठाने की कोशिश की जा रही है नई ग्रीन परियोजनाओं के लिए, उसे हासिल करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अब अडानी ग्रीन को लेकर, अडानी की पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं को लेकर दुनिया के निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है और ये एसबीटीआई की जो लिस्ट है उससे बाहर होने का असर आने वाले समय में दिखाई देगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं ESG लिस्ट क्या होती है, कौन इनमें निवेश करता है, इनको देखकर कितनी इनका बड़ा कारोबार है, कितना निवेश दुनिया का इसके अंतर्गत आता है, तो ये तमाम चीज़ें आपको, तमाम जानकारियां अडानी समूह की रोशनी में मिल सकती हैं इकोनॉमिकम में। 3 हफ्ते पहले करीब ये इकोनॉमिकम अपलोड हुआ है। इसका टाइटल भी मैं आपको बता दूं, अब तभी होगी वापसी, अडानी ग्रुप की साख पर कौन सा बड़ा खतरा, और जिस खतरे को चेताया गया था वो खतरे का नतीजा सामने आ गया है। तो इसके रेफरेंस में आप इस इकोनॉमिकम को देखिए और बारीकी से, गंभीरता से इस पूरे ESG के मामले को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का रुख। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से राहत पैकेज नहीं मिला तो पाकिस्तान कर्ज अदायगी में डिफॉल्ट कर जाएगा। मूडीज का मानना है कि जून तक पाकिस्तान विदेशी कर्ज की अदायगी तो संभाल सकता है, लेकिन जून के बाद उसकी तरफ से कर्ज लौटाना बेहद अनिश्चित हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक अस्थिरता भी पूरे देश में बढ़ गई है। सर, पहला सवाल, मूडीज डिफॉल्ट की क्या वजह बता रहा है? मूडीज डिफॉल्ट की 2-3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो ये कि पाकिस्तान लगातार कोशिश के बाद भी IMF को अपने सुधार कार्यक्रमों के भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं कर पाया और इसलिए जो $1.5 से $2 बिलियन की मदद मिलनी थी वो नहीं मिली है। और अब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 बिलियन के आसपास है, जो बेहद खतरे में, बेहद किनारे है। और अब राजनीतिक अस्थिरता के बाद पाकिस्तान में कोई सरकार या सुधार कराने की चीज़ें व्यवस्थित कराने की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए मूडीज़ का यह मानना है कि पाकिस्तान लगभग डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया है। राजनीतिक अस्थिरता ने डिफ़ॉल्ट के खतरे और संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। कुछ आंकड़े महत्वपूर्ण हैं पाकिस्तान के बारे में जानना, जिसको देखते हुए भी ये चेतावनी दी जा रही है। उसकी वजह कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट रिसीट है और जो रिजर्व्स हैं वो उसके मुकाबले उसकी ज़रूरतें 139% ज़्यादा हैं। यानी पाकिस्तान का रिजर्व अब 2024 के दौरान जितना भी आयात उसे करना है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कतई काफ़ी नहीं है।
ऐसी स्थिति में जब आईएमएफ ने बेहद कठोर शर्तें लगाई थी, पाकिस्तान की तरफ से दी गई गारंटियों पर आईएमएफ अभी तक सहमत नहीं हुआ है, तब इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश दिवालिया होने के लगभग करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा सर पर टंगा हुआ है। सर आईएमएफ नहीं, लेकिन जो दूसरे देशों को मदद देनी थी वो कहाँ है, वो कहाँ पहुंची, क्यों नहीं मिली? हाँ, आईएमएफ को करीब $3 बिलियन की फाइनेंसिंग शुभम यूनाइटेड अरब अमीरात से और सऊदी अरब से होनी थी, और जिसे दिखाकर पाकिस्तान ने आईएमएफ को ये बताने की कोशिश की थी कि ये एश्योरेंस था कि बाकी देशों से मदद देने वाले, पर वो मदद अभी तक आई नहीं है व्यवहारिक रूप से। ये कहा था पाकिस्तान ने, यानी जो बाकी आसपास के देश हैं जो पाकिस्तान को मदद दे रहे थे, उसमें भी बड़ी मदद नहीं आई है। चाइना की तरफ से भी मदद आने की उम्मीद थी। चाइना ने कुछ परोक्ष रूप से सहायता दी है युआन में, लेकिन वो फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने वाली मदद जो कि 1.5-2 बिलियन की ज़रूरत है अभी पाकिस्तान को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अगले 6-7 महीने तक बनाए रखने के लिए, वो मदद कहीं से नहीं आई। इसलिए संकट और ज़्यादा गहराता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पास रिजर्व की सर मौजूदा परिस्थिति क्या है? $4.5 बिलियन का रिजर्व है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तानी रुपया बुरी तरह टूटा हुआ है, महंगाई की दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच कच्चे तेल की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात का जो बिल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। अगर तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान को कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिली तो विदेशी मुद्रा भंडार, इस विदेशी मुद्रा भंडार के सहारे 3 से 4 महीने से ज़्यादा कटने की गुंजाइश नहीं है। दुनिया की दिग्गज ऑडिटिंग फर्म पीडब्ल्यूसी के कामकाज पर सवाल उठने लगे। ऑस्ट्रेलिया में पीडब्ल्यूसी से जुड़े एक मामले की वजह से दुनिया भर में पीडब्ल्यूसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पीडब्ल्यूसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने क्लाइंट की डिटेल, गोपनीय जानकारी लीक की है। इस आरोप की वजह से उन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ा था। सर क्या है पूरा मामला? ये अपने तरीके का अनोखा मामला है और दुनिया में किसी कंसल्टिंग फर्म के लिए ये सबसे बड़ा विवाद है। पीडब्ल्यूसी ऑस्ट्रेलिया की सरकार की कंसल्टिंग फर्म है, और ये मामला वहाँ के टैक्स प्रैक्टिशनर बोर्ड ने की तरफ से निकलकर सामने आया, जिसमें ये पता चला कि पीडब्ल्यूसी ने वहाँ सरकार के साथ काम करते हुए टैक्स पॉलिसी से जुड़ी हुई कई गोपनीय सूचनाएं लीक की हैं। इसका आरोप लगा था उस पर। जो पीडब्ल्यूसी के प्रमुख हैं वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम सेमोर, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। वहाँ की सरकार ने उनसे पूछताछ भी की, उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने बार बार ये कहा कि सरकार की बहुत ज़्यादा जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं हुई, ये ब्रीच हुआ है, इसे स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन ये दुनिया भर की कंसल्टिंग एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है, और इस पर इसलिए चर्चा हो रही है यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं पीडब्ल्यूसी, डेलॉय या KPMG, ये सरकार के योजनाओं के साथ भी काम करती हैं और निजी कंपनियों के साथ भी काम करती हैं, और डेटा की सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ सीधे ऑस्ट्रेलियाई सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। पीडब्ल्यूसी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुनिया के नियामक अब इस मामले पर सतर्क हो रहे हैं कि कंसल्टिंग फर्म्स सरकार की सूचनाओं को कहीं बाहर तो नहीं ले जा रही। आगे बढ़ते मनी सेंट्रल झटपट की ओर। सरकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC को फूड एग्रीगेटर कंपनियों यानी जोमेटो और स्विगी के लिए खतरा बताया जा रहा है। ONDC प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे प्रोडक्ट और सेवाएं जोमेटो और स्विगी के मुकाबले कम दामों पर उपलब्ध हैं। इस वजह से जोमेटो और स्विगी पर भी प्रोडक्ट और सेवाएं सस्ती करने का दबाव बढ़ गया। यही वजह है कि कल के कारोबार में जोमेटो के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली थी। स्विगी की वैल्यूएशन घटने की खबर भी हमने आपको बताई थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मामलों में लापरवाही के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सरकार की कंपनी को ही नोटिस भेज दिया है। ये अपने तरीके का पहला मामला है। ये नोटिस PTC इंडिया और उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज को भेजा गया है। सेबी ने दोनों कंपनियों से 21 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सेबी ने पूछा है कि बताएं कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जेपी एसोसिएट्स ने एक बार फिर से कर्ज अदायगी पर डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी चूक गई है अपना कर्ज चुकाने में। कंपनी की तरफ से बताया गया कि 3,956 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने में नाकाम रही है। इस कर्ज में 1,642 करोड़ रुपए का मूलधन था और 2,314 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल था। लिंक्डइन ने एक बार फिर से कर्मचारियों की छटनी की है। ये दूसरा दौर है छटनी का। दूसरे दौर में छटनी की प्रक्रिया के तहत लिंक्डइन से करीब 716 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। आपको पता ही होगा लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म लिंक्डइन चाइनीज जॉब एप्लीकेशन को भी बंद करने की घोषणा कर चुका है। इससे पहले लिंक्डइन ने फरवरी में अपने HR डिपार्टमेंट से कंपनी नौकरियों से लोगों को
निकाला था। सर कोई टिप्पणी आपकी? ओएनडीसी और जोमेटो स्विगी को लेकर खासी चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर भी अलग अलग हैं, और इसको लेकर एक तरफ ये संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि ओएनडीसी जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े ऑपरेटर्स के लिए पर दबाव बनाएगा और उनके कारोबार पर असर डालेगा। हालांकि आंकड़े अभी उस तरीके के नहीं हैं। ये चीज़ें इस बात पर निर्भर करेंगी कि ओएनडीसी के नेटवर्क का विस्तार कैसे होता है। अभी फ़िलहाल जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें जोमेटो करेंटली करीब 1.8 मिलियन डिलीवरीज ऑर्डर्स पर डे लेती है और स्विगी करीब 1.5 मिलियन ऑर्डर्स पर डे लेती है। जो कंपटीशन ओएनडीसी की तरफ से जो ओपन नेटवर्क सरकार ने बनाया है, जिसमें कि कोई भी ऑपरेटर जाकर अपने को रजिस्टर करा सकता है, और जो डिलीवरी कंपनियां हैं जैसे डुंजो या शिप रॉकेट या शैडो फॉक्स जैसी कंपनियां हैं, इनका इस्तेमाल करके अपने ऑर्डर्स डिलीवर कर सकता है। ये जो कीमत का अंतर हमें जोमेटो और ओएनडीसी में दिख रहा है वो कमीशन का अंतर है। जोमेटो और स्विगी 18 से 26% का कमीशन चार्ज करते हैं अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से, जबकि ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म करीब 2 से 6% के आसपास का कमीशन चार्ज करता है और 35 रुपए के आसपास की डिलीवरी फ़ी लेता है। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा बाजार में शुरू हो रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं, जोमेटो में निवेश करने वाले मान रहे हैं कि अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी हर्डल्स हैं। जब तक एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा कारोबार ओएनडीसी के दायरे में नहीं आता है, तब तक इसे जोमेटो और स्विगी के लिए खतरा नहीं माना जा सकता। लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा आ गई है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल दोबारा आएंगे 7 बजे शाम को नया संस्करण लेके, लेकिन इससे पहले आपको दिन में 2 बार जुड़ना है हेलो मनी 9 में। कल बेहद खास मेहमान मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे 1 से 2 आपके स्टॉक से जुड़ी क्वेरीज पर जवाब देने के लिए। मानस जी से अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो 9311211874 पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना सवाल। अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, जगह का नाम और पूरा सवाल ठीक से भेजिए, जिससे हमारी टीम कनेक्ट होकर आपकी बात मानस जायसवाल जी से करवा पाए। 4 बजे अभिनव जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो प्रॉपर्टी बाजार पर चर्चा करेंगे। अभिनव जी से अगर आप प्रॉपर्टी बाजार पर बात करना चाहते हैं कि महंगे घर ही क्यों बिक रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग क्या हुआ, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देश के कौन से हिस्से में निवेश करें, ये जो प्रॉपर्टी की मांग बढ़ रही है कौन से हिस्सों में बढ़ रही है, निवेश के मौके कहाँ हैं, रियल एस्टेट में हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदें, ये तमाम सवाल आपके मन में हो सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट को एक निवेश विकल्प के तौर पर चुनते हैं। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो अभिनव जोशी जी से कल पूछने के लिए 4 से 4:30 के बीच जुड़िएगा। और फिलहाल आप अभी भी अपना सवाल भेज सकते हैं। नंबर वही है 9311211874। हमको दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो